अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टर के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से अवाम कहाँ तक मुतमिन है और बजट फाइनल होने के बाद टैक्स दहिंदगान और अवाम के मसाइल क्या होंगे, डॉलर और महंगाई की उड़ान रुक पाएगी, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमानत बशीर साहब। आप पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनके साथ मौजूद हैं खालिद महमूद चौधरी साहब। आप चेयरमैन हैं DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन के, उनके साथ मौजूद हैं आमर कदीर साहब। आप चेयरमैन हैं रेवेन्यू एडवाइज़र एसोसिएशन के, माहिर टैक्स अमूर हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन की छोटी सी रिपोर्ट देते हैं, वो क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ तो हर 15 दिन बाद फ्यूल पम्प, हर 15 दिन बाद बिजली पम्प, हर 15 दिन बाद गैस का पम्प, वो रोज़ बढ़ते हैं। उससे तो कुछ भी हल नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में तो बजट नाम की एक चीज़ है जो रोज़ चेंज होती है, हर 15 दिन बाद तो लाजमी चेंज होती है। कोई स्टेबल बजट नहीं है, किसी तरीके कोई बिल्कुल अनस्टेबिलिटी है। एक्सपोर्ट 15% कम हो गई हैं इन 2 महीनों में और समझ नहीं आ रही क्या करना है। कारोबारी तबका बिल्कुल परेशान है। डॉलर का रेट बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, ठीक है, और बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मुल्क किस सिमत में जा रहा है। इन 30 दिनों में 65 डेज़ में मिनिमम 35 रुपीज़ का डॉलर का फ़र्क पड़ गया है। अगर इंटरनेशनली मार्केट रेट बिल्कुल भी ना बढ़े तो 35 रुपये रेट तो ये बढ़ जाता है। हमारा जो रुपए की कदर में कमी हुई है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल और सारी चीज़ें, ये जो 35 रुपये हैं ये 17% से भी ज़्यादा बनते हैं। और ओवरऑल आज तक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन हुई है, जो सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है, वो 10% है और इन 2.5 महीनों की 40% पे जा रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको देखे और हमारे जो कारसाज हैं, जो हमारे गवर्नमेंट चेंज करने वाले इदारे हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको भी चाहिए कि होश के नाखन ले, मुल्क में स्टेबिलिटी पैदा करे और फौरी इलेक्शन का अनाउंस करके मुल्क में फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ, ताकि दुनिया का एतमाद बढ़े और हमारा रुपया एक जगह पे स्टैंड करे और कोई हमारा बजट कुछ बेहतर हो सके। और जब तक हम खुद मुख्तारी पे नहीं आते, हम या किसी के आगे हाथ फैलाते रहेंगे, हमारा बजट बेहतर नहीं हो सकता। आमर कदीर साहब, जिस तरह अब डॉलर की उड़ान भी जारी है, महंगाई की भी उड़ान जारी है, बजट अभी फाइनल नहीं हुआ लेकिन इंक्रीज़ हो चुका है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि एक फाइनल दौड़ कहाँ तक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी यूबी साहब, बात यह है कि अभी आज के दिन तक तो खुशियाँ इस बात की मनाई जा रही हैं कि हमने जो पिछला टारगेट था वो अचीव कर ली। 6000 से ज़्यादा का 6100 का टारगेट था, 6000 तक हो गया हुआ है। अल्टीमेटली ये 6000 प्लस ये चले जाएंगे। जी। अच्छा, वो जो टारगेट है, इससे दूसरी बड़ी खुशी भी है, चीन से किस्त वसूल मिल गई है, पैसे मिल गए हैं। चलो वो देखिए मैं तो बीइंग अपना जो प्रोफेशनल है, मैं खैरात के ऊपर तो यकीन रखने वाला बंदा नहीं ना। जी। खैरात तो उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जी। हमें तो देखें, हमें तो वो निज़ाम बनाना है कि जिसके अंदर हमें इसकी ज़रूरत ही महसूस ना हो। जी। मैं उसी टारगेट की तरफ ही आ रहा हूँ कि ये 6100 जो इनका जो टारगेट था वो अराउंड, मेरा ख्याल है कि शायद आज नहीं तो कल ये इसका बैरियर, ये जो 6100 वाला भी ये क्रॉस कर जाएगा। वैसे 5829 अरब का टारगेट था, इंक्रीज करके 6150 अरब रुपये किया गया। मतलब जो भी इनका टारगेट था वो इन्होंने अचीव कर लिया, या ये करने वाले हैं या ये उसके ऊपर चले जाएंगे। मेरा जो नुक्ता नज़र वो ये है, मैं ये कहता हूँ कि आपकी पॉलिसीज जो सी हैं वो टारगेट अचीवर नहीं होनी चाहिए। आपकी पॉलिसीज रियलिटी बेस होनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज पर होनी चाहिए। चेयरमैन साहब का अगर 1 लाख रुपया टैक्स बनता है तो इनको 1 लाख ही देना चाहिए। मेरा अगर 10,000 बनता है तो मुझे 10,000 ही देना चाहिए। मतलब अमानत साहब का अगर कोई 10 लाख बनता है तो इनको 10 लाख ही देना चाहिए। हो क्या रहा है, अनफॉर्चुनेटली अगर चेयरमैन साहब दे रहे हैं 10 लाख रुपया, अगर ये टैक्स दे रहे हैं तो एज्यूम ये करते हैं कि जी ये इनका शायद 50 लाख बनता है तो ये 10 लाख देते हैं, तो इनसे 30 लाख और निकलवाने की कोशिश की जाती है। ये किस सूरत में होता है? जब आप टारगेट बेस पे जाते हैं। अगर आप रियलिटी बेस पे जाएंगे, जैसे अभी ये निज़ाम चल रहा है, जिस तरह ये POS वाला जो सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर भी होगी सारी ये चोर बाजारी, ये वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन
कम से कम इनके अपने सिस्टम तो लगाए हुए हैं ना, एक एक शॉप के ऊपर इनका सिस्टम लगा होगा, उसमें से अगर वो 10% 20% ले भी जाता है तो कम से कम ग्राउंड रियलिटी के अंदर ये होगा कि चले इसका जितना बनता था उतना हमने इनसे रिकवर कर लिया। जबकि वॉलंटरली जो लोग दे रहे हैं, हमारे पास ये तो पीएस का सिस्टम तो अभी आया, जो वॉलंटरली ये जितनी भी अपना कलेक्शन है, ये सारी की सारी वो है जो वॉलंटरली दे रहे हैं लोग, या इनडायरेक्ट एक्सेस में जो फंसे हुए हैं। अभी आप अगर इसका, पहले भी ये बात हो चुकी कि अगर आप इनका बजट का अगर ये कॉपीज उठा के देखेंगे तो ये लोग एडवांस टैक्स पे चल रहे होते हैं। कोई शक नहीं, ऐसे ही है। यानी कि इन लोगों ने मसलन अभी मैंने एग्जामिशन, मुझे ये दूसरी है, मैंने अप्लाई करना है जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो मुझसे अभी से ये अपना रेवे वो ले रहे हैं पैसे कि जनाब आप हमें एडवांस टैक्स जमा करा दें, जो कि 2023 की लाइबिलिटी है। जी जी, जमा मैंने इस साल में करवा लिया। नहीं, तो ये सारे का सारा निज़ाम जो सा है, मैं उसको आपको थोड़ा सा सम अप करता हूँ। ये सारे का सारा निज़ाम जो सा है, जो पहले मैंने बात की है, वो है टारगेट अचीविंग की बेस पे ऊपर। यहाँ पे टारगेट अचीव आपने नहीं करना। हमारी जितनी भी माशी पॉलिसीज अनफॉर्चुनेटली बनाई जा रही हैं, वो ये होती हैं कि हमने इतना टारगेट यहाँ से कलेक्ट करना है, इतना यहाँ से करना है, यहाँ से पैसे इकट्ठे करके हमने फलां फलां को देने हैं। जी जी, हमें इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना है। जी जी, हमें रियलिटी बेस पर आना है। ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए पॉलिसी बनानी चाहिए। आपको जो मकसद है कहने का, जब वो तक होंगी उसके बाद कोई बेहतरी की गुंजाइश निकल सकती है। खालिद महमूद चौधरी साहब, जिस तरह अमर साहब कह रहे थे, FBR को टारगेट तक महदूद कर दिया जाता है। आपको इतना 7,000, अब 450 अरब रुपये का टारगेट रखा है, तो आपने ये टारगेट पूरा करना है। वो मौजूदा टैक्स पेयर से करें या नए टैक्स पेयर से करें, या नोटिस के ज़रिए करें, या छापे मार के करें, या बैंक अटैच करके करें, टारगेट पूरा करना है। उनकी सिर्फ एक जिम्मेदारी में शामिल है टारगेट पूरा करना है। हालांकि FBR की मशीनरी का काम टारगेट पूरा करना नहीं है, टैक्स बेस को, टैक्स नेट को बनाना है। FBR का काम बजट बनाना नहीं है, लेकिन वो बजट भी बनाती है, कानून भी बनाती है, और सारा कुछ टारगेट भी वो पूरे करती है। तो फिर असल काम किसने, हुकूमत ने करना है? हुकूमत तो सिर्फ डायरेक्शन देती है। लेकिन ये जो बजट, जो हमारे ज़मीनी हक़ाइक़, तो वो हैं बजट IMF के कहने पे तैयार किया जाता है, वो कोई भी तैयार करे। अब जो बजट पेश किया गया है, कोई IMF की जो डायरेक्शन है, प्रॉपर्टी के कारोबार को बिठा दो या चला दो, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है अफसर साहब, कि टारगेट का क्या होता है कि आपने पैसे निकाले हैं, वो गलत ज़राए हों सही ज़राए हों, आपने कर देना। जी जी, काम नहीं करना, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा। जब आप रियलिटी पे जाएंगे, आप ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे, तो फिर आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपने दफ्तरों को छोड़ना पड़ेगा। तो अब क्या करती है हुकूमत? वही बात आ गई कि जी इतना रेवेन्यू चाहिए। जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है, सबसे पहले तो वो उनकी गर्दन दबोची जाती है कि उसके ऊपर वो टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उनके पास वो डाटा मौजूद होता है। अब प्रॉपर्टी का जैसे आपने बात की है कि प्रॉपर्टी में आप देखें कि पिछले 2016 में ये FBR का एक कंसेप्ट चला कि FBR ने कहा कि जी हम जो सूबाई टैक्सेस का जो निज़ाम है उसको हम नहीं मानते। जी जी, जो DC रेट वगैरह, उसके पहले सारे टैक्स उसी के ऊपर कलेक्ट होते थे। उन्होंने कहा जी हम अपना निज़ाम लेके आएंगे। हमने कहा कि चलें जी आप अपना निज़ाम ले आए, हम इनको वेलकम करते हैं, लेकिन इसकी कोई बेस हो, इसका कोई मैकेनिज्म हो, कोई क्राइटेरिया बनाए। उनके पास आज तक 2022 तक कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। साहब ने आपको पर लाए तो थे निज़ाम, इसाक डार साहब ने निज़ाम दिया था सर। निज़ाम क्या दिया था उन्होंने एक टेबल बनाया जिसमें तमाम स्टेक होल्डर शामिल हुए पूरे पाकिस्तान के, और वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि जो हम आपको टेबल दे रहे हैं, आप बेशक इसको आप मार्केट, रियल मार्केट प्राइस पे प्रॉपर्टीज को ले जाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं। हम ये नहीं कि हम टैक्स देना नहीं चाहते, हम तो बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। हमारा इकॉनमी में मेन रोल है जो रियल स्टेट सेक्टर से जो पैसा जाता है। तो चूँकि मैं स्पेशली DHA को वहाँ पे काम करता हूँ, तो DHA में तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि आपको टैक्स को चोरी कर सके, क्योंकि वहाँ एक DHA का अपना अदारा है, एक अथॉरिटी है, तो तमाम आप टैक्स वहाँ पे जमा करवाते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि सर FBR ने वो जो टेबल बनाया, उसके बाद उन्होंने पिछले साल दिसंबर में एक शब खून मारा कि एक उन्होंने SRO जारी कर दिया है कि जी वो जो एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की जो थी, वो उन्होंने उसको 500 गुना, 700 गुना, 600 गुना बढ़ा दिया। क्या था कि उनके पास ना तो मेन पावर थी। अब अभी भी जो वहाँ पे 2020 की जो दिसंबर जो वहाँ SOR आया,
उसमें जो वहाँ पे जो रियल मार्केट जो प्राइस है किसी प्लॉट की, फॉर एग्जांपल आप डीएचए की मिसाल दे देता हूँ कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे उन्होंने 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ उसको या 6 करोड़ तक उन्होंने प्लॉट को सेस किया। अब उनसे पूछिए, हमने 12 दफ़ा चैलेंज किया कि हुकूमत हमारे पास आए, वो हम कहते हैं कि करोड़ रुपया वहाँ पे पहले एफबीआर था, आपने 6 करोड़ जो कर दिया, हम आपको 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के जितने प्लॉट बाय करना चाहे हुकूमत हमसे बाय कर ले, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। कोई बात मशावरत हमें कहीं भी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के कभी भी स्टेक होल्डर्स को उन्होंने साहब को हुकूमत ने जो साहब को हुकूमत ने थोड़ी सी आपको अमनेस्टी दी थी, एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया था, उसके बाद कोई फ़र्क पड़ा था इंडस्ट्री पे आपकी पे? अब इसके बजट के बाद वो फ़र्क आप देख रहे हैं मुमकिन होगा? देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे हालात थे पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि ये इंडस्ट्री को उठाया गया, कि उससे आप देखें कि कितना उसमें रेवेन्यू जनरेट हुआ। आपका जब आप टैक्स कम किए, आपने रेशो कम किया, आपने एफबीआर रेट कम किया, आपने स्टैम्प ड्यूटी कम की, तो उससे रेवेन्यू डबल जनरेट हुआ। तो बैठे बैठे 2020 में उन्होंने एफबीआर बढ़ा दिया। हमने उनको ये कहा कि आप बेशक इसी तरह बढ़ाएं, लेकिन आप कम सूबाई जो टैक्सेस हैं, जो डीसी वहाँ पे डिसाइड करता है, उसकी बेस रखें, क्योंकि इनके पास पूरे पाकिस्तान में वो इनके पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि एक लाहौर के अंदर हज़ारों सोसाइटीज़ हैं, हज़ारों मौजे आते हैं, तो उनको कैसे सेस करें? बस जो साहब ये टैक्सेस तो ठीक है, एक्साइड किसी न किसी तरीके से वसूल किए जा रहे हैं। अगर डीएचए की बात करें, एक मकान, सबसे छोटा मकान 5 मरले का कितनी अमाउंट का वहाँ पे? सर इसमें कोई शक नहीं, 1.5-2 करोड़ से कम कोई कम नहीं 5 मरले का प्लॉट नहीं। 30 लाख मकान ऐसे भी होंगे जिनकी मालियत 5 करोड़ से ऊपर होगी। डेफिनेटली अगर कोई टैक्स लेना चाहे या टैक्स देना चाहे तो ये 30 लाख गोशवार तो डीएचए से पूरे हो सकते हैं, मुमकिन है। उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपको हैरत होगी कि जहाँ डीएचए के अंदर जो काम करने वाला रियल्टर्स जो है, वो तो डीएचए के अंदर रजिस्टर नहीं हो सकता जब तक वो एफबीआर में रजिस्टर ना हो। वो प्रोफेशनल टैक्स भी देता है, वो आपका इनकम टैक्स पे भी है, तो वो तमाम टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगाती है वो तो खुद कलेक्ट करके उनको देता है। अच्छा, जो अब डीम टैक्स प्रॉपर्टी पर लगाया है, नया टैक्स लगाया है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए जी, पहले तो उन्होंने सबसे पहले तो ये बेड़ा गर्क किया कि इन्होंने, जैसे पहले फाइलर के ऊपर 1% था, नॉन फाइलर के ऊपर 2% था, इन्होंने पहले तो उसको डबल कर दिया, बल्कि नॉन फाइलर का इन्होंने 5%। हम इसकी डिबेट नहीं करते कि नॉन फाइलर के ऊपर आप टैक्स ना लगाएं, बेशक लगाएं, लेकिन उसमें एक कदगन है जो हम कहते हैं कि इसको थोड़ा डिफाइन किया जाए कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जब वो पाकिस्तान में पैसा लेके आते हैं तो वो नॉन फाइलर डिक्लेयर होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जबकि हुकूमत की भी जो मजबूरी है कि जो बाहर से पैसा आता है, जो प्रॉपर्टी में आके इन्वेस्ट होता है, उसको आप कम अज़ कम को ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि उसको फाइलर डिक्लेयर हो, या कम अज़ कम उनके लिए एटलीस्ट एक अलग से पॉलिसी बनाई जाए। उनको आप भी कहते हैं उन 5% पे आ जाएं जी, वो नॉन फाइलर है, आप उनको कम अज़ कम हम समझते हैं कि चले अगर आपने फाइलर को 1% पे लेके आए हैं तो उनको कम अज़ कम, अगर फाइलर नहीं समझते तो उनको 1.5% पे चले जाएं, उससे भी टैक्स कलेक्ट करें, लेकिन उसको नॉन फाइलर डिक्लेयर ना करें ताकि वो पैसा रुक जाएगा पाकिस्तान में आने के लिए। अच्छा खालिद साहब, जितनी भी पहले ये परसेप्शन था, जितनी भी ब्लैक मनी है वो प्रॉपर्टी सेक्टर में है, लेकिन अब ये परसेप्शन बन गया है जितनी भी डेड इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर्टी में है, मुमकिन ऐसा ही है? नहीं सर, बहुत फ़र्क पड़ा है। देखिए, अब मैं नहीं समझता कि जो हालात पहले थे अब नहीं है। अब आपका वो तारा देखिए, गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा जो अब था, उसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया, एक सबसे मुश्किल शर्त थी कि इनको वो शर्त पूरी करनी पड़ी। हाँ, इनको डॉक्यूमेंटेड अकाउंट में लेके हैं। जी। तो देखें जी, हमारा तो पहले से ही ये सारा था कि हम जितना भी टैक्स देते हैं, जी, वो जो भी टैक्स जाता है बिहार का, वो तो ऑलरेडी उसके अंदर सारा होता है, उसका आपका आईडी कार्ड ही आपका एनटीएन नंबर है, ठीक है। अब तो एफटीएफ से आपको निकाल नहीं दिया, सीएनए से शर्तें खत्म कर दी हुकूमत ने। देखें जी, वो बिल्कुल उसमें बड़ा काम नहीं हो गया उसमें। देखें, पहले ये था कि हम तो पहले भी ये कहते थे कि जो आपकी रेड लिस्ट में लोग शामिल हैं उनका आप आईडी कार्ड ब्लॉक कर दें। जी। ये कदगन ही खत्म हो जाए कि जी ये अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर ये सजा होगी, ये करेंगे तो ये तो ऐसे ही। खालिद साहब, दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ। अमानत बशीर साहब, आप हुकूमती पॉलिसियों जो हैं इनसे कहाँ तक मुतमिन है? आप समझते हैं जो हुकूमती पॉलिसी जो अभी 10-11 हफ्ते की हुकूमत हुई है, इनकी मुआशी पॉलिसियों की जो सिमत है वह दुरुस्त है? जिस तरह बजट भी पेश किया गया है, दूसरे जो रेट्स भी बढ़ रहे हैं, इनको आवाम सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी अमानत साहब, जो पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं आप, करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वहाँ बनती हैं, यहाँ आपका रेवेन्यू का सिस्टम जो है वो जैसे हमारे दूसरे दोस्त जो है अमर साहब बता रहे थे, वो आपका रियलिटी बेस्ड जो है ना वर्किंग होनी चाहिए। हमें तो डिक्टेशन किया जाए, डिक्टेशन दी जाती है, अब आपने ये टारगेट अचीव करना। अब टारगेट अचीव करने के लिए आपने गलत ज़राए भी इस्तेमाल करने हैं, सही ज़राए भी इस्तेमाल करने हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है पर जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसी को जोड़ा जाता है। जी, जी। ठीक है, अब हमारा ये सुपर टैक्स का जो इन्होंने सिस्टम किया है, जो 13 इंडस्ट्री पे लगा रहे हैं ये 10%, जी, जी। अब वो 13 इंडस्ट्री वो है जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट कल्चर में आती हैं, कॉर्पोरेट कल्चर में आती हैं, वो डॉक्यूमेंटेड है। अब ये इससे ये साबित हो रहा है ये डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को डिस्करेज कर रहे हैं, ताकि लोग दोबारा जो है डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की तरफ चले जाएं। जिस तरह इन्होंने CNS की कंडीशन खत्म कर दी है, रिटेलर के लिए ग्रे एरिया दे दिया ना। अब इस ग्रे एरिया को जो है हमारे यहाँ तो ये है, हम लोग इसको मिस यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अभी जो है IMF की जो कंडीशन चाह रही हैं, पर आपने जो लेवी है 50 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल और डीजल की, आपने काबीना से अप्रूव करवाना है इसको। और जो मिफ्ता इस्तेमाल साहब ने नेशनल असेंबली में जो अमेंडमेंट टेबल की है उसमें क्लॉज 1A जो है वो इसी से पर्टेन करती है। आप लीटर का क्या रेट चला जाएगा? लेवी आप लगाएंगे, ठीक है, सेल टैक्स अलग चीज़ है, लेवी इसलिए लगाएगी। एक तो हमारे मुल्क के साथ ये ज्यादती हुई, 18वीं तरमीम ने जो है ना हमारा जो फेडरेशन का जो स्ट्रक्चर था ना उसको तबाह कर दिया। अब NFC जो है वो तकरीबन 60 से 70% जो है आपका टैक्स कलेक्शन का वो सूबों के शेयर चला जाता है। 41 अरब इस दफ़ा भी रखा है जो। जी जी, देखिए आप 65 तकरीबन बनता है, 60% बनता है। बाकी जो फेडरेशन के बाद बचता क्या है, उसमें से उसने जो है दिफावी पैसे देने हैं, और जो आपके बैरूनी कर्जे हैं वो भी देने हैं, करने हैं, और जो है पब्लिक डेवलपमेंट पेंशन बेस सारी वहीं से करनी है, तो उसके पास बचता कुछ नहीं है। अब लेवी का कॉन्सेप्ट इसलिए लेके आए, लेवी जो है वो फेडरेशन सूबों में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। जी जी, ये फेडरेशन के पास एक अपना टूल उन्होंने जनरेट किया। अब आपका पेट्रोल जब पर लीटर 50 रुपीज़ जो है लेवी लग जाएगी, जो कि लगानी इनके लिए मजबूरी है, तो आपका पेट्रोल 300 के करीब चला जाएगा। तो ये आम आवाम के लिए कहाँ काम करते हैं सर? इनकी पॉलिसी जो होती हैं ये बाहर से डिक्टेशन आती है। अब हमारा जो है जो फॉरेन जो हमारा जो करंट जो हमारे कर्जे हैं, जो अंदरूनी कर्जे हैं, वो तकरीबन 28,076 अरब के कर्जे हैं, जो कि डोमेस्टिक इन्होंने कर्जे लिए हुए हैं। और इंटरनल कर्जे जो है बैरूनी डेट जो है, जी जी, और जो एक्सटर्नल डेट हैं वो तकरीबन $89 बिलियन के हैं। उसको आप कन्वर्ट करते हैं, जब ये हमारे आदमी एतमाद वाला सिस्टम आया 178 के हिसाब से कन्वर्जन करते हैं तो 15,806 बिलियन बनते हैं। अब हमारा रुपीज़ जो डिवैल्यूशन हुआ आज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 19,000 अरब में चला जाता है। तो 4,000 अरब का जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया वो हमारे रुपीज़ की डिवैल्यूशन की वजह से आ गया। अब मैं आपको बता रहा था 4 चीज़ें उन्होंने अभी कही हैं रिसेंटली, अभी मुझे पता चला है। एक तो आप प्राइस कंट्रोल का सिस्टम जो है पेट्रोल का, इस पे गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको ओपन मार्केट में छोड़ दिया जाए। जो मोटम ओपन मार्केट का है उसके हिसाब से, जैसे अभी डॉलर को उन्होंने किया हुआ, पहले फ्रीज किया हुआ था, अब इसको फीस पीछे किया था, अब इसको एक्चुअल उस पर कर दिया था। दूसरा वो कह रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी जो है इसको कबीना जो है ना अप्रूव करे, जब कबीना अप्रूव कर देगी तो इसको चैलेंज भी नहीं होगा। तीसरा वो कह रहे हैं 3 रुपये 50 पैसे पर यूनिट जो है जुलाई से आपका इलेक्ट्रिसिटी का इंक्रीज करें, बिजली का 8 रुपये तक। और चौथी उन्होंने कहा आपने जो नैब में रिसेंटली तरमीम की हैं, वाइट क्राइम जो हमारा क्राइम था वाइट कॉलर है उसको खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा आप इन तरमीम को रिव्यू करें, रिव्यू करेंगे तो हम आपके साथ जो है आगे फर्दर नेगोशिएट करेंगे। असल में प्रॉब्लम यह है यूबी साहब, जो हमारा करंट जो इनके साथ एग्रीमेंट है वो सितंबर में एक्सपायर हो रहा है IMF के साथ। अब IMF यही उनकी जो है पॉलिसीज़ होती हैं, पर उन्होंने हमें जकड़ दिया है। अब सितंबर में एक्सपायर होना है ना, हमने अगले प्रोग्राम में जाना है, तो उन्होंने हमारे मुआशी हालात को इतना तंग कर दिया कि हमें हालत मजबूर उनके पास जाना ही जाना है। अब माना साहब साहब का हुकूमत जैसे भी थी, IMF उनके साथ चल रहा था, एक किस तरह की थी $1 अरब की प्रोग्राम में तो थी, वो जैसे भी कंट्रोल थी, कीमतें कंट्रोल थी, एकदम सब कुछ ये उल्ट पुलट कैसे हो गया? सर उसकी रीज़न यही है, पर वो जो साबका हुकूमत थी वो कुछ चीज़ें जो है ना ग्राउंड रियलिटी पे कर रही थी। जैसे अभी चौधरी साहब बता रहे थे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो उन्होंने इंडस्ट्री का दर्जा दिया, दूसरा उन्होंने इसमें एमनेस्टी लॉन्च की। अब इससे रिलेटेड जो तकरीबन 30 से 35 इंडस्ट्री हैं, उनका आप देखें, उनका पोर्टफोलियो जो है उनका टर्नओवर कहाँ गया,
साथ ही उन्होंने एक इंडस्ट्री इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की, आप ये प्लाट लें, 2 साल में इसको बिल्ड करें, अपनी फैक्ट्री लगाएं। उसमें उन्होंने कहा आपसे कोई सोर्सेज नहीं पूछे जाएंगे। इन्होंने आते के साथ उसको ख़त्म कर दिया। अब ये उनका प्रेशर नहीं ले पा रहे। तो फिर अब बजट अगर फाइनल हो गया, बजट जैसे फाइनल सुपर टैक्स हो गया, फिर आवाम कहाँ खड़ी होगी और टैक्स देने दुकान कहाँ खड़ी होगी? देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ, फैसलाबाद के जो जितने भी सनतकार हैं और जितने कराची में जो हैं फेडरेशन के जितने भी नुमाइंदे हैं, जैसे ही ये बजट फाइनेंस एक्ट की सूरत में कन्वर्ट होना है, उन्होंने ऑर्गेनाइज एजुटेशन का जो है ना प्लान बनाया हुआ है। आमिर शायद इस बात को सेकंड करेंगे। उन्होंने कहा हम या तो हम अपना जो है मुलाजमीन को ले ऑफ करेंगे, डेफिनेटली जहाँ जो सुपर टैक्स उन्होंने पास ऑन तो वहाँ पे करना है, तो बेयर मैंने आपने सबने बेयर करना है। ये गवर्नमेंट अच्छा अमाना साहब, IMF 1.9 बिलियन डॉलर इनको दे देता है किस्त, मान लिया आ गई, चीन से भी आ गया, अब डॉलर की उड़ान और महंगाई रुक पाएगी? इसके बाद आने के बाद वो ये नीचे आ जाएंगे? थोड़ा इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, लेकिन ये भी एक मैं आपको क्लियरिटी कर दूं, जो चाइना से 3.5 बिलियन का जो हमारे यहाँ बड़ा शोषा छोड़ा जा रहा है जी, IMF से ज़्यादा शायद बता रहा हूँ आपको, बड़ा डंडोरा पीटा जा रहा है जी, चाइना से आ गई जी 2.3 बिलियन आ गए। वो चाइना गवर्नमेंट ने नहीं दिया, वो इन्होंने कमर्शियल बैंक से जाके लोन लिए हैं, चाइना से वो गवर्नमेंट ने नहीं दिए इनको। उनके जैसे हम जहाँ पे बिजनेसमैन जो है किसी भी कमर्शियल बैंक से वो तो कोई भी कंपनी भी जाके ले सकती है लोन किसी भी मुल्क से, उनकी जो कंडीशन है वो IMF से भी ज़्यादा शर्त है। हुकूमत तो ये कह रहे हैं हमारे दोस्त ममालिक ने, चीन ने हमें दिए पैसे, ये सारे ये गलत कह रहे हैं। इसको अब कहते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन उसकी दे देते हैं, कमर्शियल बैंकों से प्राइवेट लोन है ये, बैंक चाइना गवर्नमेंट ने नहीं दिया ये। अच्छा, और इसकी कंडीशन जो है आप पढ़ेंगे, आप सब्सिक्वेंटली आपके एग्रीमेंट आ जाएंगे, आप पढ़ेंगे तो कंडीशन आप देखेंगे हमारे साथ हो क्या रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं अब जो बिजली बहरान है ख़त्म हो जाएगा, अफ़गानिस्तान से कोयला हमने लेना शुरू कर दिया है, जबकि दुनिया पूरी में कोयला सिस्टम को बंद कर दिया गया क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा बीमारियां फैली दुनिया में, तो उन्होंने इस सिस्टम को बंद कर दिया था। फिर हमारा क्या आलम होगा, पाकिस्तान में क्या होगा? पहले ही हम माहौलियात का निज़ाम और पानी का निज़ाम दोनों का बेड़ा कर पहले हुआ है। अरे आप देखें यूपी साहब, जब ये साहिवाल कोल प्लांट लगा था जी जी, इसमें कंडीशन क्या है, आपने कोला भी इम्पोर्टेड यूज़ करना है, लोकल कोला भी नहीं यूज़ करना। तो ये जब ये प्लान लगाया था, बड़ा कहा था ना हमने, ये बिजली में सिस्टम इतनी डाल दी। कल PM साहब कह रहे हैं आप लोग थोड़े से आवाम को कह रहे हैं तगड़े हो जाएं, जुलाई में जो है लोड शेडिंग और ज़्यादा होगी। अभी मैं एक रिसेंट फिगर पढ़ के आया हूँ, पर IT एक्सपोर्ट जो थी हमारी, लास्ट जो हमारा एक्सपोर्ट का जो 26% बढ़ा, उसमें इंक्रीज हुआ, उसमें चौथे नंबर पर पाकिस्तान आ गया था IT में बहुत बड़ा फैक्टर था उसका हमारे। अब 0.5% मई की फिगर मेरे पास आई है, 27% IT एक्सपोर्ट जो है डिक्लाइन हुआ है। उसकी रीज़न ये है, पर उनको प्रॉपर जो है ना वो बिजली नहीं प्रोवाइड की गई। अप्रैल और मई का कंपैरिजन देखें, ये इकोनॉमिक का पाकिस्तान की रिपोर्ट है, ये कोई ऐसी कोई हवा में बात नहीं है। तो वो 27% डिक्लाइन आया उसमें। अगर यही सूरत रही तो आप देखें कहाँ जाएगा हमारे। अगर जैसे 8 रुपये यूनिट बिजली आप मई जुलाई का बिलों में आएगी लग के, अगर ये कोयले से पूरी ना हुई, इसके रेट मजीद फिर बढ़ेंगे। LNG का वो नहीं हो पा रहा, कोई बिड ही नहीं कर रहा। LNG ने को जुलाई में, जो इसलिए तो अभी से कह रहे हैं ना, तो जुलाई में बिजली का शॉर्टफॉल होगा। शॉर्टफॉल इसलिए होगा LNG के इनके पास अवेलेबल ही नहीं है, फ्यूल ही नहीं अवेलेबल उसमें जो बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। तो कहाँ जाएगा आपका टेक्सटाइल सेक्टर में जो बूम आया था, अब टेक्सटाइल सेक्टर भी आपका जो है ना वही सूरत हाल हो जाएगी। वो बांग्लादेश में इंडस्ट्री चली जाएगी, कोई इंडस्ट्री कहाँ लेके चला जाएगा। पॉलिसीज़ जो है वो अवाम की फेवर में बननी चाहिए, और पॉलिसी में एक तसलसल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए पर एक गवर्नमेंट है उसकी ये पॉलिसी है, दूसरी गवर्नमेंट आती है उसकी ये पॉलिसी, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अवाम की इकोनॉमिक पॉलिसीज में तो खास तौर पर सियासत होनी नहीं चाहिए, सियासत से हटकर इकोनॉमिक पॉलिसीज होनी चाहिए। हमारे यहाँ हर चीज़ सियासत बेस है। जी, आमिर कदीर साहब, अभी चौ साहब फरमा रहे थे, माना साहब ने भी कहा, जो पॉलिसीज़ हैं उनका जो फुकदान है तो वो तो ज़ाहिर है सब कुछ है, लेकिन इन हालात में 2 माह के अंदर सारे बहरान पैदा हुए। जिस अब चाइना भी चलो जैसे भी पैसे आए, IMF से भी आ रहे हैं, ये कोयला भी लिया जा रहा है, टैक्स भी रेट बढ़ा दिए गए, मुख्तलिफ सेक्टर पे भी बढ़ाए गए हैं, नए भी लगाए गए हैं। इन हालात में टैक्स पेयर का ज़िंदा रहना आपको लग रहा है आसान है, और जो आम आदमी है उसके लिए वो कहाँ खड़ा होगा? देखें, जहाँ तक बात है ना टैक्स पेयर के ज़िंदा रहने और ना रहने की, इस चीज़ की फ़िक्र उन लोगों को नहीं है अनफॉर्चुनेटली।
बहुत सारी इंडस्ट्री, अभी मैं पिछले दिनों ये देख रहा था कि लोगों ने फ्यूल जो है वो कम डलवाना शुरू कर दिया है। कम से मुराद ये है कि उसकी सेल के अंदर को 20-30% जो है वो डिक्लाइन आया है। क्या है, मजबूरी है, लोग सिर्फ ज़रूरत के तहत ही अपना बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जबकि स्टेट की ये जिम्मेदारी नहीं होती। स्टेट का काम होता है लोगों की लाइफ को इजी करना, उनके ऐसा माहौल फराहम करना कि जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकें, जिसमें उनकी तालीम है, जिसमें उनकी सेहत है, जिसमें उनकी एंटरटेनमेंट है। आप बाहर निकल के किसी के चेहरे की तरफ देखें, हर बंदा परेशान, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है उनकी लाइफ के अंदर। हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कोई किसी किस्म की एंटरटेनमेंट या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कोई है ही नहीं। जितनी मतलब अब होता क्या है, बर्डन बर्डन फिर बर्डन, जितना बर्डन आप लोगों के ऊपर डालते जाएंगे वो अब उनकी आवाज़ को सुनाने के लिए कोई ऐसा फोरम भी नहीं है। माजरत के साथ हमारे ऐसे कोई मीडियाज भी नहीं है जो जो हकायक को मंजर आम पे लाएं। क्या समझे हैं? मैं माजरत के साथ आपसे कह रहा हूँ कि इसमें कोई है ही नहीं। कोई बंदा कौन, किसकी ज़बान कौन बोले, मुझे बताए ना। मुझे कोई तकलीफ है, मैं कहाँ जाऊं? थाने जाता हूँ, थाने वाले सुनते हैं, अदालतों में जाते हैं, अदालत वाले अदालतों में जाता हूँ। अदालतों का निज़ाम अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम चल रहा है। मैं सड़क पे जाता हूँ, रोड ब्लॉक करता हूँ, मीडिया को इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने लिमिटेड चीज़ें हाईलाइट करनी है, उससे ज़्यादा आपने हाईलाइट ही नहीं करनी। तो अब तो FIR भी फौरन हो जाती है, एहतजाज करें, आप सड़कों पर निकले एहतजाज पर। अब मुझे बताएं कि मैं अपना रोना मैं किसके सामने रोऊं जाके? तकलीफ तो है सबको। अच्छा आमिर साहब, जितनी भी ये एक्सरसाइज हुई 2-2.5 माह में IMF की किस्त वसूल करने के लिए, क्या वाकई IMF की किस्तों की वजह से हमारा मुल्क चल रहा था? खूबसूरत, मैं किसी का हामी नहीं हूँ अपना इस फोरम पे बैठ के, मेरी ज़ाती राय हो सकती है। मैंने एक अपना कॉलम लिखा, हमारे इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं, अखबार में लिखते हैं, नामवर अखबार में लिखते हैं। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी, मुझे वो अपील की है बात, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने कहा कि $1 बिलियन के लिए ये इतना शोर ववेला कर रहे हैं। सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा, होता क्या, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद कौन कराएगा? बहुत सा हमारे टैक्स पेयर हजरात भी कोई इतने दूध के धुले नहीं है। तो उसमें उन्होंने एक प्रपोजल दी है कि आपने ये जो रिबेट्स दी हुई हैं जी सेक्टर्स में, कई सेक्टर्स में दी हुई हैं, जिसमें एक बड़ा मशहूर सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर, एक मिसाल है। अब होता क्या है, गैस उनको डिस्काउंटेड रेट पे, रिबेट रेट पे मिल रही है कि इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। अब वो जो इंडस्ट्री, वो जो यूनिट लगाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो एक छोटा सा यूनिट मंगाते हैं, बहुत ही मतलब नाकस किस्म का, जिसके ऊपर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, और उसको वो रिबेट, उससे क्या करते हैं कि उससे वो रिबेट लेते हैं, 2 गुना ज़्यादा ले लेते हैं, 2 गुना ज़्यादा रिबेट ले लेते हैं। अब वो जो रिबेट है वही उनकी बचत है। रेट मार्केट में वो जो रेट रिसीव कर रहे हैं, जो रेट वो ले रहे हैं मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट से एक्सपोर्ट के ऊपर उनको रिबेट मिलता ना, अब वो रेट भी इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक ले रहे हैं, डॉलर्स भी उसी हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन यहाँ से गवर्नमेंट से रिबेट भी ले जा रहे हैं। कहते हैं आज आप ये रिबेट खत्म करें 1 महीने के लिए, आपको $2 बिलियन आ जाएगा। क्यों आप मिन्नतें करते हैं वहाँ जाके? आमिर साहब, दूसरा भी है ना, जितना कॉम्प्लिकेटेड हमने टैक्स निज़ाम को बनाया हुआ है, इनकम टैक्स में देखा 18 टैक्सेस हैं, सेल टैक्स में देखें उसमें भी 15 से ज़्यादा टैक्सेस हैं, एक बंदे से वसूल किए जा रहे हैं। वफाक अलहदा कर रहा है, सूबे अलहदा कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अलहदा कर रही है। ये जितने ज़्यादा टैक्स हैं बढ़ाने से एक बंदा वो पजल नहीं हो जाता है, वो अलहदा वो वफाक को भी दे, सूबों को भी दे, डिस्ट्रिक्ट को भी दे,
इनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, टैक्स रेशो बढ़ा दें, टैक्स रेट बढ़ा दें, एक बंदे पे एक टैक्स होना चाहिए, वफाक अपना अलहदा ले, सूबा के अलहदा ले। देखें इसमें जो सा है ना, हमारे चूंकि निज़ाम ही ये वाला चल रहा है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनाया जा रहा है। जैसा सेल टैक्स है, ये मुमकिन है, सेल टैक्स है मिसाल के तौर पे, अगर उसको मैन्युफैक्चरर और उसके इंपोर्ट तक महदूद कर दिया जाए, दूसरा रिटेलर से वसूल किया जाए, महदूद एक सिमत बन गई ना, उसको ज्यादा इतने ज्यादा चीजें नहीं ऐसी बात नहीं है यूबी साहब, ये ना ऐसा नहीं है। मतलब ये आपकी और मेरी ज़हनी सोच हो सकती है, जब आप मुल्क चला रहे होते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं, वो सारे बहुत मतलब बारीक बीनी से उसको सारा देखना पड़ता है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में एक बात कही थी जी कि इनको, इस मुल्क को इस वक्त जो अशद जरूरत है वो इकोनॉमिक अथॉरिटी की जरूरत है। जी एक अथॉरिटी बनाई जाए जिसका सियासतदानों से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। जी जिसका काम हमने वो बात देखो प्रोग्राम में की थी, हुकूमत आज वो मुआशत जो कह रहे हैं, जो मुआहदा उसके लिए मिसा के मुआशत के लिए हुकूमत ने आवाज़ भी उठाई, हमने प्रोग्राम उठाई थी, आज हुकूमत भी कह रही है इस बात सही है। मैं पहला बंदा था जिसने ये आवाज उठाई। तो मैं ये कहता हूं, मेरी ये सोच है कि आप एक इकोनॉमिक अथॉरिटी बना दें, इकोनॉमिक अथॉरिटी बनाने के बाद उसके हवाले कर दें ये सारा कुछ, उसको कहें कि ये जो बजट है या ये हमारे मुल्क के लिए हमने इतना कर्जा उतारना है, हमें कोई प्लान दे जिससे हमारा सिस्टम। अभी अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हमें IMF के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है कि हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होते, हमारी मजबूरी होती है। अमर साहब यही तो मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा था, 6000 जैसे सबसे पहले आपने खबर बताई थी, 6100 अरब का जो टारगेट पूरा किया, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ये टैक्स भी पाकिस्तानियों ने दिया ना, बगैर सूद के, बगैर शराइत के, जो नाकाबिले वापसी इन लोगों ने पाकिस्तानियों ने दिया है ना। अगर इन पाकिस्तानियों से बैठ के डिसाइड किया जाए, टैक्सेस के रेशो बढ़ा दे, कम टैक्स कर दें, तो ये लोग आपको कर्ज $600 जो बिलियन डॉलर उनसे लेना पड़ता है सख्त शराइत पे, इनसे बैठ के आप अपनी तजावीज़ लें, मुशावरत करें, ये लोग दे सकते हैं कि नहीं? एक ही आमदन है ना, आमदन का जरिया तो है ना ये। ज़कात लेने के लिए खलीफा अव्वल को भी जंग करनी पड़ी थी, ऐसी बात नहीं है आप समझें कि हमारी आवाम इतनी सीधी है, ऐसी बात नहीं है। तो वैसे भी तो आवाम से वॉलंटरी की बात कर रहे हैं, तो वो एक आर्टिकल था उसमें ये लिखा हुआ था, पर ये हेलमेट जो है ना, ये आप पहले तो आपकी सेफ्टी के लिए है, ठीक है, तो लोग 1000 रुपये अपनी जिंदगी की सेफ्टी के लिए जब तक आप उसका चलान नहीं करते, वो वॉलंटरी वो नहीं पहनता, कानून हमारे साहब नहीं, असल में कानून हमारे नहीं है ना, इम्प्लीमेंट नहीं है ना। अमनेस्टी दी जाती है बार बार, अमनेस्टी के दौरान ऐलान किया जाता है, अगर अमनेस्टी को वेल इसके बाद पकड़ा गया तो उसके ऊपर सजा होगी, कुछ नहीं ना। मुशर्रफ दौर में यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम निकली थी। जी आप यकीन माने हमारे पास क्लाइंट भी जाना शुरू हो गए थे, वो कहते थे कि यार मेरे को पूछता नहीं है, तुम्हें जरूरत क्या है। लेकिन अमर साहब देखें उसमें 27 लाख गोशोरंग तादाद भी गई, वो कहाँ से वो टैक्स नेट से चलता हुआ कहाँ तक पहुंचा लोग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो टैक्स कलेक्शन हो रही है ना, ये सारी की सारी ऑटो सिस्टम के तहत हो रही है। विदहोल्डिंग इंपोर्ट में आप इलेक्ट्रिसिटी में सारी की सारी जितनी भी है ना, ये कलेक्शन 80 to 90%, बल्कि अब तो शायद इससे भी ज्यादा हुई है, ये सारी की सारी विदहोल्डिंग के अंदर जा रही है, तो वो जो जब कि एक गलत रिवाज है। आमर साहब जब आप कानूनी इतने वो इनकम टैक्स के बजट में हर साल वो सेक्शन बदला दिए जाते हैं, आगे पीछे कर दिए जाते हैं, सेल टैक्स के भी ऐसे किया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड इतना बना दिया जाता है, नए टैक्स, उस एक बंदे को जो प्लानिंग होती है बिजनेसमैन की या इंडस्ट्रियलिस्ट की, वो सारी प्लानिंग उल्ट पुल्ट हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता उसमें, जो है ना, देखें कुछ चीजें रह जाती हैं, उसको वेरीफाई किया जाता है, को बेहतर शक्ल देने एक हम दस्तावेजी मुआशत चाहते हैं, एक तरफ हम CNSE को शर्त को ख़त्म कर रहे हैं, POS को हम लगाना चाहते हैं हम दस्तावेजी मुआशत के जरिए, लेकिन एक तरफ शर्त ख़त्म कर रहे हैं। मुमकिन है इस तरह हक़ाइक़ को देखते हुए? सियासी स्कोरिंग पॉइंट है। सियासी हुकूमतों की मजबूरी होती है, सियासी हुकूमतों की मजबूरी होती है, उन्होंने लोगों को साथ लेके चलना होता है। ये जो शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म की है, आप क्या समझते हैं कि इन्होंने इनको निकाल दिया चुंगल से? दूसरा रास्ता अपना लिया जाएगा। चौहान साहब जी, मैं आमर साहब दोबारा आऊँगा, चौहान साहब ब्रेक से जाने से पहले, अब प्रॉपर्टी सेक्टर आपका इस बजट के बाद
कहाँ खड़ा होगा? आप समझते हैं ये सर्वाइवल है? आपका सेक्टर जहाँ से जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा था वो उतना उससे पहले बढ़ेगा, या फिर आप उसी नहज पे आ जाएंगे? क्योंकि सागदार साहब वापस आ रहे हैं, प्रॉपर्टी को फिर वो दुबई की तरफ ले जाया जाएगा। ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी खाला साहब। क्योंकि यहाँ पे जितनी पॉलिसीज बनती हैं वो सियासी होती हैं। जी जी। और सियासी फॉर टाइम बीइंग होती है कि हमने कैसा टाइम 2 साल 6 महीने कैसे गुजारने। ये हमारे मुल्क का अलमिया भी है, बदनसीबी है। सबसे बात ये है कि ये कोई भी कारोबार में आप ले लें, जो भी बिज़नेस आप करेंगे उसमें जब गैर यकीनी सूरत हाल होगी तो कभी वो बिज़नेस इस्टेब्लिश नहीं होगा। ये यहाँ पे है दौस कि जो जिसका बस चलता है वो कर रहा है। अदारे बैठे हुए हैं, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। उनके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है कि वो किस तरह बजट बनाया जाए, क्योंकि वो बनाते क्या हैं, वो सियासत को देखते हैं कि हमने ये मुल्क कितने दिनों के लिए कैसे चलाना है। और जैसे अमर भाई ने बात की है, मैंने रहना नहीं है, अगले दूसरे रहना नहीं। उनको मुल्क से कोई ताल्लुकार नहीं। अगर मुल्क से ताल्लुक हो तो देखें जो पॉलिसीज पहले बनी थी, जैसे इंडस्ट्री, ये हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस पिछले 3 साल नो डाउट कि बहुत अच्छा चला। आप एकदम से एक ऐसा जारी हो जाता है तो अगले दिन जो इन्वेस्टर है वो हमसे पूछता है कि हम कहाँ खड़े हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये मिसाल देना चाहूँगा कि हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को आप ले लें, जो कि मेन इंडस्ट्री है, मेन इस पे जो हमारा रोल है एक इकॉनमी के अंदर। उसमें जैसे अभी कदीर साहब ने कहा कि उसमें 35 इंडस्ट्री, मैं कहता हूँ 50 से 55 इंडस्ट्री को हम चला रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पैसा जनरेट होता है उसके अंदर, सारी चीज़ें उससे रिलेट होती है, मजदूर से लेके बड़े से बड़ा इन्वेस्टर, इवन के जो फॉरेन रेमिटेंस आती हैं वो उसी चीज़ का हिस्सा होती है जो पाकिस्तान के अंदर आती है। और अब हमारे सेक्टर को अगर आप देखें तो एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू देखें आप कि FBR जो है वो फेडरल जो है वो अपनी तय करता है, वो कहता है जिसकी ये वैल्यू है, और जो सूबा बैठे हैं सूबाई तौर पे डिप्टी कमीशन कर रहा है उसकी वैल्यू और बता रहा है। और तीसरी वैल्यू वो जो क्या कहते हैं कंटोनमेंट बोर्ड, जो कि हमारे कहीं गवर्नमेंट बोर्ड की जो रेट वो कुछ और बताएगा, और जो एक्चुअल मार्केट कुछ और होगी। जहाँ 4 आपके रेट होंगे तो मुझे बताएं कि वो जो लेने वाला बंदा वो कैसे कंफ्यूज नहीं होगा। तो अगर वो उसके मतलब अगर थोड़ी सी उसको अवेयरनेस आती है तो 6 महीने बाद पॉलिसी चेंज हो जाती है। आप पहले ये था कि आप 4 साल जो प्रॉपर्टी बाय करेगा रखेगा, उसके बाद उसको विद होल्डिंग अपना जो गेन टैक्स है वो नहीं पड़ेगा। जी जी। अब इन्होंने इसको उठा के एकदम से रात 6 साल कर दिए। अब जो बंदा पिछले साल बैठा हुआ जिसके 4 साल पूरे हो रहे हैं इस जून के अंदर, तो वो कहाँ जाएगा? तो ये कंफ्यूजन जो है ये मैं समझता हूँ शायद ये चाहते नहीं है कि अवाम को फैसिलिटेट किया जाए। पूरे पाकिस्तान में कितने प्रॉपर्टी डीलर होंगे जो प्रॉपर्टी काम करते हैं? सर अब ये देखें ना, मैं ये कम से कम अंदाज़े सर मैं देखो लाखों लोग हैं जो इसके साथ मुंसलिक। 5 लाख भी लगा लेते हैं। मैं कहता हूं लाखों, मैं फिक्र कहता हूँ 5 लाख लगा लेते हैं। अगर इन पे एक फिक्स टैक्स, यार खाला साहब आपने 5000 मंथली टैक्स देना है, आप अपना काम करें, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपके पास कार्ड होगा टैक्स पेयर का, तो आप हॉस्पिटल में जाएँ, तालीमी इदारे में जाएँ, आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। खाला साहब 5000 दे, 5000 को 5 लाख से ज़रब दें, कितना टैक्स जमा हो जाता है? सर ये मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है, ये 5000 तो कुछ भी नहीं। मैं ये कहता हूँ कि कम से कम एक पॉलिसी बना दें, कोई हुकूमत आए कि कम से कम उसको देखो, हम समझाने में 6 महीने लग जाते हैं। और हमारा जो इन्वेस्टर या कारोबार जो बाहर से पैसा आ रहा था वो देख रहा था जून में क्या होना है, तो जून आने से 3 महीने पहले काम खत्म हो जाता है और 3 महीने बाद में काम नहीं चलता कि उसको समझ नहीं आती कि हमने टैक्स देना किसके ऊपर है। तो ये आपने जो बात की कि एक टैक्स कर दे, मैं कहता एक टैक्स ना करे, कम से कम एक वैल्यू तो बनाते। अगर वैल्यू नहीं बना सकते तो फिर क्या इन्होंने टैक्स बनाना है? इन्होंने तो ये बेड़ा गर्क करना वो आप, मैं दोबारा आता हूँ तरफ अमाना साहब, जिस ज्वेलर को अब परेशान है पूरी ज्वेलरी, फिक्स टैक्स पे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। मुमकिन है जिस तरह मैं मिसाल दी, अगर एक फिक्स कर दिया जाए एक बंदे को, यार इतना आपने टैक्स नहीं देना है, अगर उनको ज़रब दिया जाए पूरे पाकिस्तान में, तो वैसे ही अरबों के रुपए वैसे जमा हो जाते, जो टैक्स आता ही नहीं है, वैसे भी लोग नहीं देते। देखिए अयूबी साहब, हम किसी दुकान पर क्राइटेरिया को कर देते हैं, ये दुकान छोटी होगी तो इस पर टैक्स लगेगा, इस पर नहीं लगेगा। वो सिस्टम सही है कि ये सिस्टम सही है? जो POS चल रहा है क्राइटेरिया उसका भी उसमें अब वो दुकान पे जाते हैं, जो पैसे देता है उसका नाम उसमें से काट देते हैं, रजिस्ट्रेशन निकाल देते हैं। अब उसके अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? जो वही है ना, करप्शन। देखो ना, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो इस वक्त जो जरूरत है वो पॉलिसीज, तो लैक ऑफ पॉलिसीज जो इसकी है वो तो है ही है। यहाँ पर लोगों के
जो एफबीआर का अपना जो सिस्टम है जी, जी। उसके अंदर भी एक ऐसा कोई निजाम होना चाहिए कि उनको भी तो इनकम टैक्स में हम करप्शन खत्म करना चाहते हैं। 108, 177, 166, 122(5), 122(5)(a), 236 इनको खत्म कर देना करप्शन। अभी वैसे अफसरान बैठ जाएंगे चुप करके, सेल टैक्स में सेक्शन 8 को निकाल दें, 73 को निकाल दें, वैसे ही अफसर बैठ जाएंगे जो करप्शन का जो जरिया बनता है। सर वो अगर ये ऐसा निकाल देंगे फिर उनकी करप्शन कहाँ होगी? वही है ना, तो करप्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यार वो इस वैल्यू को 1 बना दें, या इसके ऊपर इतनी परसेंटेज फिक्स कर दें, या इसको कंटिन्यूली कर दें, सियासत कैसा ना हो। जब जनरेट होगा ना, जब आम साहब जो सिस्टम है, जब उसको चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा उसके ऊपर, पॉसिबिलिटी नहीं है। वो एक छोटा कंज्यूमर एक बड़ा है। जी जी माना साहब जी, एक 2 साल पहले सर्वे हुआ था। जी, जी। हमारी ये रिटेल की जो इकॉनमी है ना, जी, जी। ये तकरीबन 20 से 25 ट्रिलियन की इकॉनमी है। ठीक है। ठीक है। और इसमें एक सर्वे हुआ था, गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी दी गई थी। अगर आप इन रिटेलर को या इस पे जो है आप इनको खुली छूट दे दें, वहाँ कारबार करें, आप बैंक स्टेटमेंट चलाएं, 0.25% के हिसाब से जो है ना आप टर्नओवर का टैक्स दे दें। ठीक है। आप इसकी कैलकुलेशन करें, आपका जो मौजूदा बजट जो है ना, इससे ऊपर की अमाउंट सिर्फ यहीं से जनरेट हो सकती है हमारे साहब। लेकिन इसमें जो एफबीआर की जो फौज है, 16,000 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, वो उनका जो निजाम है वो इन सिस्टम को फिक्स को कहाँ एफबीआर के जिम्मेदार बंदे ने एक बयान दिया था पिछले दिनों, उनके पीओएस के जरिए हम 10,000 रुपया इकट्ठा करके दिखाएंगे अगले साल। 10,000 का टारगेट है, फिर पीएसओ को पकड़ लेना, उस पर पॉलिसियाँ बना लें, बात सबको ना तंग करें, नए टैक्सेस ना लगाएं, एक तरफ फोकस कर लें इस सेक्टर को। हमने इस सिस्टम के जरिए इम्प्लीमेंट करवाना है, इस पर अमल करवाना है। जैसा अभी अमर साहब कह रहे थे, जो लोग पैसे दे देते हैं उनको रजिस्ट्रेशन से फारग नहीं देते, पेनल्टी डबल डाल देते हैं उनको। पेनल्टीज क्या है, कराची में पेनल्टीज 5 लाख की हो रही है, किसी और जगह चले जाए 5,000 की पेनल्टी हो रही है। ये अपनी पेनल्टी के उन्होंने अपने सिस्टम बनाए हुए, जबकि लॉ के मुताबिक तो होनी चाहिए ना। अब मौजूदा हालात में ये जूझ जा रहा है, एफबीआर के कितने नोटिस आ रहे हैं। मैं आज एक आर्डर देख रहा था, उस पर 725 रुपीज़ .67 पैसा आपने टैक्स जमा करवाना है। उसके साथ दूसरा आर्डर था, उसमें 7,25,000, यानी कि 2 आर्डर बने हुए थे। एक में वो सबसे पता ही नहीं चल रहा हम आर्डर कौन से कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ, अभी 29 जून है आज, कल 30 जून है, कल का दिन बीच में है, लेकिन आपका प्रोग्राम बाद में होने होगा। हो क्या रहा है इस वक्त मौजूदा हालात में? आज की डेट का मुझे नोटिस मिला है, काउंटर के ऊपर इंस्ट्रक्शन है कि आपने इनका रिप्लाई रिसीव नहीं करना। मैं ऑफिसर के पास जाता हूं, मैं उसको कहता हूं जी ये मेरा जवाब है, आप रिसीव करना है। वो कहते हैं जी काउंटर पे जाएं, काउंटर वाला कहता है अफसर के पास जाएं। मैं जवाब लेके वापस आ जाता हूं, एक्स पार्टी ऑर्डर करते हैं जस्ट टू क्रिएट द डिमांड। क्या समझे? रिफंड वो मैं आज एक दोस्त के पास, उसने मुझे एक नोटिस दिखाया, उसका रिफंड था और वो 2 लाख को ऊपर था, उसके ऊपर उन्होंने उसको नोटिस किया था इस पर टैक्स दे, रिफंड अभी तो लेना है उसने वापस। तो जब हमारे हालत ये होगी, अफसरान भी क्या करें, उनको टारगेट आप जिस तरह कह रहे थे, उनको आपको टारगेट पूरा करना, फिर अफसर क्या करेगा? ये टारगेट बेस खत्म कर दें, जी जी, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अब माने बशीर साहब, मुआशी पॉलिसियों जिस तरह आपके शॉर्ट टर्म पॉलिसियाँ, मीडियम टर्म पॉलिसियाँ, लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ मुमकिन है इस मुल्क, हमारे मुल्क में, जहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम बैठे हैं, मुमकिन है ऐसा? सर जैसे मैंने पहले बताया, जैसे हमारे दूसरे साथी ये कह रहे हैं, जो पॉलिसीज है ना टैक्स कलेक्शन की, ठीक है, इसको टारगेट बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको इकोनॉमिक एक्टिव से लिंक कर दें, जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करे उसके मुताबिक एक परसेंटेज डिफाइन कर लें, स्टेक होल्डर को बैठा लें, आप अपने जो शनाख्ती कार्ड इसी को लिंक कर दें ना सबको। अब कहीं भी ट्रांजेक्शन करें, आप ट्रैवल करें, आप कुछ भी करें, आपने CNS ही कोई आपका डेबिट कार्ड बना दें। हमारा सबसे ज़्यादा मुल्क का नुकसान डिपार्टमेंट कर रहा है या हुकूमत खुद करती है? सर दोनों चीज़ें मिलकर कर रहे हैं, एक चीज कुछ भी नहीं कर रहा, दोनों का कसूर है इसमें। सर मेरी अपनी सोच के मुताबिक ये डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको कहीं सही रास्ते पे चलने नहीं देंगे। जो टैक्स देना चाहता है उसको हरासा करेंगे, जैसे अभी हम सब ने कहा ना, क्योंकि लोगों को अंदर ये तासर पैदा हो चुका है कि यार आप नेटवर्क में ना आए। खाला साहब, बस पार्लियामेंट जो आवाम के नुमाइंदे हैं, जिनको आवाम मुंतखब करके भेजती है पार्लियामेंट में, जो कानून पास होता है,
आप वो समझ ठीक करें ना किसी इनको। पार्लियामेंटेरियन को पता है ये कानून कौन सा है, ये किस लिए बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, जो एसआरओ जारी किया गया इसको किस मुफाद है, सर, किसी को पता है, इल्म है। सर मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ, ये सारी बातें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी डिबेट का हिस्सा क्या है कि ये सारी चीज़ें सियासी तौर पे होती हैं। जहाँ पे आप सियासत ख़त्म कर देंगे, आप रियलिटी पे आ जाएंगे, ग्राउंड रियलिटी को आप बनाएंगे, तो कोई भी इदारा, देखिए वापडा में चले जाएं, वापडा के अंदर भी ऐसी होता है, जैसे आपने एफबीआर की बात की है ना, कि वो भी टारगेट्स होते हैं, वो एंड पे जाके आपने जो टारगेट चाहिए। वापडा में क्या होता है, पहले वो करप्शन करते हैं, बाद में वो उसको ओवर बिलिंग डाल के फिर उसके बाद क्या करते हैं कि आपसे पैसे रिसीव करेंगे, या आप उस नेट में आएंगे कि आप करप्शन करें, नहीं करेंगे तो आपको वो लाइनों में खड़ा आपके करेंगे। सेक्टर की क्या तजवीज़ है? अगर हुकूमत, अब देखो ये आपकी हुकूमत आ गई, बिजनेस ताजरों की हुकूमत है, सर सेक्टर मैं को ये चलाना कहता हूँ चाहिए। कि आप ऐसी पॉलिसी बनाएं सर, कोई भी हुकूमत आए जाए, कम से कम उसका तसलसल हो। तसल्सल 5 साल के जब लिए, 10 तक साल के वो लिए। 10 साल 15 देखिए मुल्क प्रायोरिटी, जब आप मुल्क प्रायोरिटी पे लेके आएंगे फिर आपको सियासी फैसले नहीं करना। नहीं करना पड़ेगा। आमिर साहब, आगे डिपार्टमेंट में किस तरह रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं? जिस तरह लोग खौफ ज़्यादा होते हैं, जिस तरह डिपार्टमेंट की गलती लोग ज़्यादा बताते हैं, किस तरह डिपार्टमेंट को किस तरह साफ किया जा सकता है? डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो है वो या तो अदालती निज़ाम के अंदर जो है ना, उसको उसकी कंप्लेंट जो उसकी है, असेसमेंट करने वाला अफसरान को चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अपील के जो अफसरान करते हैं उनको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हिसाब है ना, वो उनके फ्रेमवर्क से बाहर हो जाना चाहिए। जब वो उसके फ्रेमवर्क से बाहर निकलेंगे तो जब इनको उठ के जाना पड़ेगा ना, अब भाई हम किसी डीसीआर के खिलाफ, डीसीआईआर के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो उसका कमिश्नर के कानों पे जूं तक नहीं निकलती। मैंने बेशुमार कंप्लेंट चेयरमैन एफबीआर को लिखी हुई है, एफटीओ को लिखी हुई है, वो जिनके खिलाफ भी कंप्लेंट कर वही तो सुनने वाले होते हैं, जिनके खिलाफ कंप्लेंट होती है वही सुनने वाले होते हैं। होम्योपैथिक इदारे बनाने की क्या जरूरत है? एफटीओ उन्होंने बनाया, होम्योपैथिक वो उनके भी आपके ऊपर काम कर रहा होता है। उन्हीं के रिटायर्ड बंदे जो उनसे उसमें रखे होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर रखे ना, दो चार उसमें देखें फिर क्या उसका डिपार्टमेंट से इंसाफ के निज़ाम को लैदा करना चाहिए। वो जो इंसाफ का जुडिशल निज़ाम है, सिस्टम है, उसको उनका जो एहतसाब है वो उनके उसके फ्रेमवर्क से बाहर होना चाहिए। यानी एफटीओ का तो है जो सारा जुडिशल, लेकिन एफटीओ भी महदूद होकर रह गया। एफटीओ का जो इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है वो नाकाबिले बयान है। आमिर साहब आपको बहुत शुक्रिया, खालिद महमूद चौधरी साहब आपको बहुत शुक्रिया, अमानत बशीर साहब आप बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्क की मुफाद में जब तक फ़ैसले नहीं होंगे ये हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये मुल्क हमारा है, हमें सबको मिलकर इसकी बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए, तमाम इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। अपना जितना भी शक़ा बनता है वो टैक्स अदा करना चाहिए ताकि हम गैर मुल्की कर्ज़ों से निजात पा सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।